उत्तर प्रदेश के चुनावी क्षेत्र 304 विधानसभा बासी सीमावर्ती जनपद सिद्धार्थनगर के 5 विधानसभाओं में एक जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में बीते 5 साल अपने आप में विशेष रहा। कारण आम जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ी मुख्य सेवा की कमान इसी विधानसभा के पास रहा। 304 विधानसभा बासी के पिछले परिणामों को यदि देखा जाए तो यहाँ विधानसभा एक तरफ से भाजपा की पारंपरिक सीट बनी हुई है और हर बार एक ही चेहरे पर केंद्रित रहा है। 1989 से लेकर 2002 तक लगातार कुल 5 बार इस विधानसभा के मतदाताओं ने वर्तमान भाजपा विधायक को प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह पर ही अपना विश्वास कायम रखते हुए उन्हें सीट से जीत दिलाई। तो 2007 के चुनाव में यहां की जनता ने सपा के पूर्व विधायक लालजी यादव पर अपना भरोसा जताया, लेकिन पुनः एक बार चुनाव में लोगों ने लालजी यादव को नकार दिया और फिर से एक बार फिर सीट भाजपा की झोली में आ गई, जो भाजपा का होकर रह गया। अब ऐसी दशा में जब 304 विधानसभा बासी की सीट भाजपा की पारंपरिक सीट बन चुकी है, तो इस अभेद किले को भेद पाना विपक्षियों के लिए कहां तक संभव होगा। खैर, चुनावी शंखनाद के बाद सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी है और हर कोई मैदान मारने की फिराक में है। अब ऐसे में जहां भी विपक्षियों के लिए जनपद का यह सीट नाक की बात बन गई है, तो वहीं भाजपा के लिए अपनी पारंपरिक सीट को बचाने रखना भी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा विषय है। चुनावी उठापटक और घेराबंदी के साथ ही प्रत्याशियों की रणनीति के विषय में 304 बांसी विधानसभा से संभावित कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चौधरी से एक मुलाकात की। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश इनसे मिलिए। जैसा कि चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी हैं। वैसे तो देश के 5 राज्यों में है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम चरण में 6 चरण में 7 चरण में चुनाव होने हैं, जिसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है। तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कुछ घोषित कर दिए हैं, कुछ प्रक्रिया में। लेकिन चुनावी जो गतिविधि है उसके तेज होते ही तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति तय करें। और अगर इसको कहा जाए कि लोगों की त्योरियां चढ़ गई हैं, कमान हाथ में आ चुकी हैं, वो तीर उस पर सज चुका है चुनावी लक्ष्य को भेदने के लिए। अब वो तीर वादों का झुंझुना है या उनका अपना मैनिफेस्टो, वो अलग बात है, वो तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन हालांकि चुनाव अपने पीक पर है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर रमेश चौधरी जी हैं। और आपने जो है काफी दिनों से कांग्रेस का झंडा बरदार किया है और कांग्रेस का झंडा लेकर आप चले। हालांकि ये उत्तर प्रदेश का 304 विधानसभा बासी है, जो अपने आप में हाई प्रोफाइल विधानसभा है। और अगर इसको कहा जाए कि एक तरह से पारंपरिक सीट है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये सीट लगातार कई विधानसभा चुनाव से एक ही चेहरे पर केंद्रित रहा, तो इसको पारंपरिक सीट ही कहा जा सकता। तो आज हमारे मेहमान हैं और हम आपसे जानेंगे कि आपकी इस चुनावी मैदान में उतरने का कारण, इसकी चुनावी जो प्रक्रिया है, जो चुनाव लड़ने का तौर तरीका, उसकी रणनीति क्या होगी, आपके एजेंडे क्या होंगे, पार्टी के और लोकल एजेंडे क्या होंगे, आप पब्लिक के बीच में क्या लेकर जाएंगे, क्या इशू लेकर जाएंगे। और जीतने के बाद यदि आप पावर में आते हैं, पब्लिक मतदान करके आपको पावर आपके हाथ में थमाती है, तो आपका विकास का मॉडल। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर चुनाव अब तो क्लियर हो गया, हालांकि कोविड का भी दौर है और तमाम स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन भी है, लेकिन वो तो क्लियर हो गया चुनाव। तो आप भी 304 विधानसभा बासी से चुनाव मैदान में तालुका तो आप पार्टी से ही आ रहे हैं या निर्दल आ रहे हैं? कांग्रेस का एक बहुत पुराना वर्कर हूँ और यू कैन से कि मोर देन 21 ईयर आई एम वर्किंग इन द कांग्रेस। कांग्रेस से मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने कांग्रेस के लिए जो कार्यक्रम किया है और कांग्रेस को कभी मैंने छोड़ा नहीं। कांग्रेस ही कह लीजिए कि कांग्रेस में ही मेरी राजनीति शुरू हुई, तो कांग्रेस से मुझे
मुझे पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस ये 2022 के जो सिंबल के अलॉटमेंट का काम कल से शुरू हो गया है। आने वाली दूसरी लिस्ट में मेरा नाम 382 होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। किन्हीं वजह से कांग्रेस अगर हमको इस लायक नहीं समझती है कि मैं टिकट का दावेदार हो सकता हूं या प्रत्याशी नहीं घोषित करती है, तो मैं किसी भी स्थिति में किसी पार्टी से या निर्दल चुनाव लड़ने का कोई मेरा मन नहीं है। जब भी चुनाव में लड़ूंगा 382 कांग्रेस पार्टी के पंजे निशान से ही लड़ूंगा मैं। यानी आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, डिवोटेड है अपनी पार्टी? Yes, I have 100% assured myself that Congress will announce me my name for the 304. अच्छा सर, जैसा कि अगर इस विधानसभा सीट की बात करें जी, तो पिछले 5 साल तो काफी हाई प्रोफाइल है। वैसे तो आपका जिला ही हाई प्रोफाइल जी, है, जी। क्योंकि जिले की बात करें तो 5वीं विधानसभा सीट जो है सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में था, जी, और संसदीय सीट भी वो पार्टी के कब्जे में सत्तारूढ़, और यहाँ तक कि मनोनीत जो राज्यसभा सांसद वो भी। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा आपका ये जनपद ही हाई प्रोफाइल है। लेकिन खासकर ये जो बांसी विधानसभा है, हाँ। इसका इतिहास देखा जाए तो एक ही चेहरे पर फोकस है, एक ही चेहरे पर सेंट्रलाइज है पूरी विधानसभा, और परंपरा एक तरह से पारंपरिक सीट। तो क्या इस किले को आप देख पाएंगे? देखिए, ना हारने का नाम डॉक्टर रमेश चौधरी है, और ये इंसान के पास हिम्मत है तो किला कितना बड़ा हो उसको भेजा जा सकता है। और मेरी मेहनत को, मेरी कर्तव्यपरायणता को देखते हुए मैं मानता हूँ कि ये सीट जो है जनसंघ की जननी है, यूक्रेन से बिल्कुल सही, जनसंघ की जननी है, और ये किला काफी मजबूत है। लेकिन एक ही व्यक्ति पे विश्वास करते 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 विश्वास करने वालों ने ही अपना संतुलन खो दिया है। और सही बात तो यह है कि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को। भारतीय जनता पार्टी के नाम कोई विकल्प मिला नहीं, चाहे वो समाजवादी रणनीति रूप में लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी से लोग बाहर से आ जाते हैं और 10 दिन में चुनाव लड़के चले जाते हैं। तो जनता कहती है कि इनको हम गोरखपुर और कहाँ खोजेंगे, हवाई जहाज से लोग टिकट लेकर के आ जाते हैं और 10 दिन में चुनाव लड़के हार के चले जाते हैं। और ठीक यही हाल मेरी पार्टी का, कभी कमला साहनी जी आ जाती है तो कभी स्वर्गीय शुक्ला जी आ गए और पूरी पुकार करके लोग चले गए। तो जनता ने उन लोगों को विश्वास दिखाना उपयुक्त नहीं समझा। अगर कोई क्षेत्रीय साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट दिया होता पार्टी ने, तो आप मान के चलिए कि किला भेजा जा चुका होता। और मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए जनता ने पूरा एक मन बना लिया कि पहली बार 32 सालों में, जब से कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि 32 साल यूपी बेहाल, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार यहाँ 32 सालों से नहीं है। और तमाम पार्टियों की सरकार आपने देख भी रहे हैं। तो यहाँ 304 की जो जनता है, इस जनता ने पहली बार ये स्वीकारा कि कोई विपक्ष मजबूत स्तंभ के रूप में डॉक्टर रमेश चौधरी जिसका नाम है, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और मैं आपके चैनल को, आपको, आपकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए, आला मोस्ट वेलकम इज योर चैनल। और जनता ने मन बना लिया है कि डॉक्टर रमेश चौधरी को कांग्रेस के पंजे निशान से जिताना है, और मैं निश्चित जीतूंगा। सर, जैसा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो तमाम लोग जो कैंपेन करते हैं और चुनाव की बात अपने हाथ में रखते हैं, उनका कहना है कि वो बूथ मैनेजमेंट करके चुनाव जीतेगी। आपकी क्या रणनीति? देखिए, मेरे पास संगठन है, मेरे पास कार्यकर्ता है। किसी भी दल के किसी भी नेता से सिर्फ बांसी विधानसभा की बात मैं नहीं करना चाहता। 2-4 जिले की बात करिएगा तो संगठन जो है कांग्रेस के पास बांसी विधानसभा में सबसे मजबूत है। मेरे पास 32 नए पंचायत अध्यक्ष हैं, 3 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं। हर बूथों पे मेरे लोग काम कर रहे हैं। और चौराहे जब प्रत्याशियों की चर्चा होती है तो हमारे लोग कांग्रेस की चर्चा करते हैं, उनके साथ जनता भी उनका समर्थन करती है। तो चुनाव तो नेता कोई चुनाव नहीं लड़ता है, नेता तो सिर्फ एक ये कह लीजिए कि अपना चेहरा होता है, चुनाव के कार्यकर्ता लड़ते हैं। और इस माने में प्रकृति का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेरे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा और मेरे कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे, उसके बाद मैं चुनाव जीतूंगा।
अच्छा सर, जैसा कि आपकी पार्टी ने कुछ फ्री की घोषणा करी है कि लोग सत्ता में आती है ताकि चीजें फ्री करें। देखिए जी, कांग्रेस जो कहती है वो कहती है। किसानों के कर्जा माफ की बात कही तो मनमोहन सिंह ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और बैंक में जब हमारे किसान भाई गए तो बैंक मैनेजर ने कहा, वो किसानों ने रुपया ले करके गए थे कि हमें कर्जा जमा करना है, और जब बैंक मैनेजर से कहे कि हमको खाता हमारा है, पैसा जमा कर दीजिए, हमको ऋण मुक्त कर दीजिए, उन्होंने कहा कि आपका कर्ज जो किसान कर्जा था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार बनते ही माफ कर दिया गया और सारी लिस्ट हम लोगों से मंगा ली गई थी। तो ये तो साबित है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए जो भी वादा हमारी बहन प्रियंका जी ने किया है, चाहे वो मोबाइल फोन देने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात हो, चाहे गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात हो, किसानों के उत्पाद की मूल्य बढ़ाने की बात हो, तो ये जो कांग्रेस करती है, ये जनता जानती भी है और ये प्रमाणित है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि मैं किसानों का कर्जा माफ किया हूँ। किसान कर्जा माफ होने के बाद गए और उनको पैसा देना पड़ा, किसी 75 रुपया, किसी का 4000 रुपया, किसी 2000 रुपया, किसी 250 रुपया। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ कि माफ हो गया। और हमको क्षेत्र प्रवरण के दौरान कुछ किसान ऐसे मिले कि साहब हमको ये हुआ कि आपका कर्जा माफ है, और बाद में हमको पैसा जमा करना पड़ा। और इन लोगों ने होटलाली लगा करके, कैंप लगा करके, टेंट लगा करके और माइक लगा करके प्रचार किया कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। हमारी पार्टी ढिढोर नहीं कूदती है, चुप मार के काम करती है, और हम लोग उसी के कमरे हैं। इसलिए कांग्रेस जो कहती है, हमारी बहन प्रियंका जी ने जो कहा है वो निश्चित वादा पूरा करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपने देखा महिलाओं के टिकट के बारे में, जो शून्य पे पड़े हुए जिनके साथ अत्याचार हुआ उनको उठा करके, चाहे वो सेंगर का कांड हो उन्नाव का, वहां एक पीड़िता की मां को टिकट दीजिए, किसी पार्टी की मजाल नहीं है जो इस तरह का कदम उठाकर कर दे। तो 40% का आबादी को तो बहन प्रियंका ने कांग्रेस से वैसे ही जोड़ दिया। चाहे आशा पांडे हो, जो आशा वर्कर थी, उनको मारा गया, वहां गई उनको टिकट दे दिया। इस तरह से इतनी संघर्षशील महिलाओं के जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, इस गवर्नमेंट ने अत्याचार किया। उनको कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको ब्लॉक पंक्ति के चुनाव में पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया। ऐसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने सर पे बैठा कर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 40% आबादी तो कम है, 50% आबादी हमारी माताओं बहनों की है, और वो लोग हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। और आने वाले समाज को जो परिणाम होंगे सर, वो आपका चैनल भी दिखाएगा और बताएगा और जताएगा। यही अन्य एस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट्स कांग्रेस तरफ आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे होता क्या है, किसी भी पार्टी का एक ना एक एजेंडा होता है, अपना एक मैनिफेस्टो जी, लेकिन जो कैंडिडेट जमीन पर उतर के चुनाव लड़ता है वहाँ लोकल इश्यूज बिल्कुल होते हैं। तो आपका ठीक है पार्टी का एजेंडा अपना एक मैनिफेस्टो जी, लेकिन जो कैंडिडेट जमीन पर उतर के चुनाव लड़ता है वहाँ लोकल इश्यूज बिल्कुल होते हैं। तो आपका ठीक है पार्टी का एजेंडा मैनिफेस्टो बनेगा, आएगा, लेकिन आप इस विधानसभा में लोकल इश्यूज विधानसभा भ्रमण के दौरान मैं तो ये कहूँगा कि 2016 से लगातार मैं दौड़ता हूँ, क्षेत्र में चलता हूँ। लेकिन जब चुनाव सर पे आसन्न होते हैं, 2017 में तो समझौता हो गया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन उस बार ही मैं चुनाव लड़के इसकी तकदीर और तस्वीर बदलता। लेकिन इस बार समझौते की बात कहीं से नहीं है, और 403 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी स्वतः चुनाव लड़ेगी, और 350 से मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है बहन प्रियंका के ऊपर, राजेश तिवारी जी के ऊपर, काजी सुरेश जिलाध्यक्ष जी के ऊपर, विजय सिंह के ऊपर। अजय कुमार लल्लू जी ने मुझे बुला करके कहा जाकर क्षेत्र में तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना है। तो पिछले 5-7 महीनों से हम लोग डेली चलते हैं, प्रतिदिन चलते हैं, तो ये देखते कोई सड़क चले लायक नहीं है। मेरे पास एक स्कूटर रैपिड गाड़ी थी, मैंने सोचा कि सड़कें अच्छी होगी, वो गाड़ी टूट गई, वो लखनऊ बन रही है, उसको बनने में 10 दिन लग जाएंगे। तो मैं किराए गाड़ी करके और गाड़ियों की व्यवस्था करके उनकी पहिए गाड़ी क्षेत्र में चलता हूँ, वो भी टकरा जाती है और बच जाती है। कहीं भी नेशनल एरिया को छोड़ करके कहीं भी सड़कें दुरुस्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सड़कें अच्छी होती हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो लगता है कि संपन्न एरिया है, लेकिन ये सड़कें बिल्कुल बहुत खराब है। विधानसभा की तरफ चाहे केतिया मार्ग की बात कर लो, चाहे सकाल पास से लेकर के इस रोड की बात कर लीजिए, कहीं भी कोई रोड है
वो निश्चित रूप से बहुत खराब है। विधानसभा क्षेत्र में कोई सड़क चलने लायक नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इन सड़कों को, जैसा योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, हम गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे, इन सड़कों का बहुत अच्छी तरह से ध्वस्तीकरण करवाएंगे, पहला काम। दूसरा काम, अभी हाल में ही मेरे पास एक बहुत गरीब आदमी है। जिस दिन मैंने तहसील का घेराव किया था, धरना पसंद किया था, सारा कर्मियों के पैसे, सारा खाता धारकों के पैसे दे करके उतने एक व्यक्ति मेरे पास आए इधर पूर्वी क्षेत्र का। मैं देखा उसका 4 बीघे जमीन है, उसकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। यहाँ के प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, नाम उसका है, मुकदमा चल रहा है, भाई ने मुकदमा कर रखा है, लेकिन उस पर निर्माण 12-14 मिस्त्रियों के साथ और दर्जनों लेबरों के साथ काम चल रहा है। तो मैं उसकी समस्या जब सुना तो मैंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को दिया कि इसकी स्टडी करो क्या है। अपने भी स्टडी किया और मुझसे भी स्टडी करवाया। हमने देखा कि मामला बहुत स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्री की, खुद ही बीमार है, वो क्या लोगों का इलाज करेंगे, आप जाके अस्पताल देख लीजिए। बंगाली क्लिनिक बना हुआ है और उसका लोकार्पण कर दिया बगैर मतलब, तो उसमें ना कोई एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है। अलबत्ता मेरे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड था जिसका रिन्यूअल नहीं था, और 2 दर्जन पुलिस के साथ, सीओ कोतवाल इंस्पेक्टर के साथ, अधीक्षक के साथ ऐसा छापा मारा जैसे लगा किसी बहुत बड़े डकैत को पकड़ने जा रहे हैं। ये डर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डर गए कि रमेश चौधरी इस किला को भेज देगा तो कहीं इनका अस्पताल ही बंद करा दो, तो अस्पताल को नहीं बंद करा पाए। एक अल्ट्रासाउंड मशीन वार्ड नंबर 2 में ले जाके सीट करा दी। हमने कहा इलेक्शन बाद देखेंगे, तो जो जनता को सुविधा मिल जाएगी उसको भी उन्होंने वांछित कर दिया। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट डॉक्टरों के पास जो भी अल्ट्रासाउंड वो एक दिन के सारे अल्ट्रासाउंड बंद कर दे, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी सारे लोगों का जितने अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके जिला अस्पताल में या बाकी अस्पताल में करा देंगे? नहीं करा पाएंगे। काते रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, उनके पास कितने रेडियोलॉजिस्ट हैं? एक महिला अस्पताल है, उसमें महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं है, तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मैं जब विधायक बनूंगा तो पहले एक महिला सर्जन की यहाँ व्यवस्था करूंगा जो सीजेरियन करे और सारे लेडीज के जितने मर्ज उनका इलाज करे। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होते हुए इनके ही विधानसभा में कोई किसी भी CSC में कोई महिला डॉक्टर नहीं है। इट इज टू मच शेमफुल फॉर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूपी स्टेट। तो स्वास्थ्य तो लज्जत है, ये कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये तो कोविड काल में बड़ा अच्छा काम किया, इनके लोगों ने कोई काम नहीं किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अक्षय शर्मा, आप जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई रोटियां और कटी हुई लाशें जनता नहीं भूलेगी 2022 में। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ। और ये जो भगदड़ मचा हुआ 2 रोज से, ये भगदड़ भी कल परसों तक जारी रहेगा। और ये इस चीज का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान करती है और बिजली का बिल हाफ करने का ऐलान करती है, उसी तरह से उससे ज्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आपने स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी, तो शिक्षा मंत्री भी आपके जिले से है, बगल का ही विधानसभा क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल है। 305 जी 305 इटवा विधानसभा, वहाँ से बेसिक शिक्षा मंत्री है। हाँ। तो वो तो कहते हैं कि हमारे विद्यालय से मॉडल है। उनके विद्यालय ही मॉडल है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक स्कूल में 7 मास्टर होते थे, मुंशी जी, मौलवी जी और पंडित जी और गाने की जगह नहीं। आज उनके स्कूल इतने मॉडल है कि एक शिक्षा मित्र के सारे ओटी सही समय पे अपना सही नहीं पाता है, ना अपना पहचाना पाता है। और उसमें बच्चे जाकर के अपना घूम घाट के चले आते हैं, कागज में नाम लिखा हो, पढ़ने को नहीं जाता है। शिक्षा मंत्री का है। और यहाँ शिक्षा मंत्री नहीं होता है, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मासी विधानसभा, शिक्षा मंत्री इटवा विधानसभा और गेट मंत्री डुमरियागंज विधानसभा। 1.5 लाख गेट में और 8 लाख पेट में विधायक जी की जय। आपने उनको गेट मंत्री क्यों कहा? गेट मंत्री ने गेट बनवाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं जिले में दौड़ता हूँ, जिले में भी मैं दौड़ता हूँ, जहाँ देखिए वही गेट बन गया है। 1.5 लाख का 8 लाख खाली हो गया है, तो उनका नाम मैंने गेट मंत्री रख दिया। गेट बनना भी तो गेट बनने से क्या, सड़क बने तब गेट बने। आप छत तब लगाओ जो दीवार बनी जाएगी, दिवाली नहीं है, आप छत लगा के क्या काम होगी। तो यहाँ मंत्रियों के भी नहीं सर, ये मंत्रियों से भरा पूरा सिद्धार्थनगर है। और एक हमारे श्याम धरी राही जी हैं, उनके घर का राह नहीं बना, दूसरे का रास्ता क्या बनवाएंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा सब जनता जान चुकी है और ये लोग बहुत बुरी तरह पास होने जा रहे हैं और 2022 में कांग्रेस की सरकार बैरन बिल्ला के नेतृत्व में बनने जा रही है। आपसे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़ी बेबाकी से अपना बात रखा और चूंकि आज हमारे इस खास पेशकश में आपने देखा डॉक्टर रमेश चौधरी को, जो 304 विधानसभा वासी से चुनावी मैदान में उतरने का पूरा मन बना चुके हैं और आप पूरी तरह पार्टी के लिए डिवोटेड है और पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमदारी के साथ आपका कहना और आपको आत्मविश्वास है कि पार्टी आपको लाएगी। सर मैं जानता हूँ कि कल लिस्ट आ रही है, उसमें मेरा नाम आएगा और आपने शुरुआत में मुझसे एक प्रश्न किया कि आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके मुझे मेरी किस्मत ने मुझे ला करके बांसी में बैठा दिया, तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि यार जो भी है मेरे पास बहुत अच्छे बड़ी जाते हैं, मेरे स्टैंडर्ड का बांसी नहीं है। लेकिन आज जब मैं राजनीति में उतर करके 20 सालों से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो बांसी है ये बांसी नहीं है, ये बांसी है। इस बांसी को ताज़ा करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और मैं आपको 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये बांसी हमारी नज़रों को बांसी लगे, ये बांसी 304 हमारी नज़रों को बांसी लगे, फिर भी मथुरा से सुंदर मेरा बांसी मुझको काशी लगे। मथुरा से सुंदर ये बांसी मुझको काशी लगे। अरे लाखों बार तुमको भिगोया मगर आज भी मेरी नज़रों पे बांसी लगे, इसको ताज़ा लगाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और इस पर एक बहुत अच्छी दिल चढ़ा कर मैं बांसी को हिंदुस्तान में समर्थन करूँगा, उत्तर प्रदेश की प्राप्त विधाओं में शामिल करूँगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कैसे आपने जो है डॉक्टर रमेश चौधरी ने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी। तो आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में किसी और पार्टी के प्रत्याशी से हम आपको मिलवाएंगे और उनकी जो क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, उनका विकास का मॉडल क्या होगा और वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे वो चुनावी किला को भेजेंगे, इस संबंध में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत